मुसलसल मिलता रहता है, और वो क्वेश्चन ये है कि स्वीडन में क्या इस्लामोफोबिया बहुत ज़्यादा है। मिसहैप हुआ, उस सारे ट्रॉमा में से गुजरने से मुझे ये तो पता चल गया कि स्वीडन में इस्लामोफोबिया है या नहीं। ये एवरी 3rd मंथ आता है। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप सब लोग ठीक होंगे इंशाल्लाह एंड विश यू ऑल द बेस्ट। आई डोंट थिंक सो कि इतनी ज़्यादा हैरानगी की बात है। भी हम सब लोगों के कोई ना कोई काम हो रहे होते हैं जिसके हम इंतज़ार में होते हैं, और अगर आपका ऐसा कोई काम भी पेंडिंग नहीं है तो भी हम एक दूसरे को अच्छे फ्यूचर के लिए, अच्छे आने वाले टाइम के लिए गुड लक तो बोल सकते हैं। क्या ख्याल है आप लोगों का? क्योंकि मेरा मानना है कि जब हम दूसरों के लिए अच्छा करते हैं, अच्छा सोचते हैं, तो हमारी अपनी ज़िंदगी से आसान होती है। हम खुद बहुत पॉजिटिव रहते हैं। बिकॉज सम टाइम हम दूसरों के लिए जब भी कुछ अच्छा करने वाले होते हैं या कुछ अच्छा बोलने वाले होते हैं तो उससे पहले हम कुछ ज़्यादा ही सोचते हैं। और अगर हम ये सोच लें कि भाई उनके लिए कुछ अच्छा करने से हमें अपनी सेटिस्फेक्शन मिलेगी, तो शायद हम पहले से भी ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। इन शॉर्ट वर्ड्स, हम दूसरों के साथ अपने फ़ायदे के लिए ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे पेश आएँ। ओह माय गॉड, मुझे अभी से इतनी ज़्यादा एक्साइटमेंट हो रही है कि जब हम सब लोग प्रैक्टिकली ऐसा करेंगे तो सब कितना अच्छा हो जाएगा, कितना पॉजिटिव हो जाएगा। एनीवेज, यहाँ पर आपने गेस कर ही लिया होगा कि ये मेरा ब्रेकफास्ट टाइम है, क्योंकि यहाँ पर बन रही है चाय और पराठों को दे चुके हैं हम मज़ेदार से बल। पराठे के अच्छे नताज हासिल करने के लिए मैं जब पराठे का पेड़ा बनाती हूँ तो उसे 10 मिनट्स के लिए साइड पर रख देती हूँ। साइड में अपनी चाय वगैरह प्रिपेयर करती हूँ, देन मैं पराठा बनाती हूँ, तो बहुत अच्छे पराठे बनते हैं। और भाई, नाश्ता टाइम मेरा सबसे ज़्यादा प्रीशियस टाइम ही आप कह सकते हैं, क्योंकि ये मेरा मी टाइम होता है और इस टाइम पे मुझे कोई हैंकी फैंकी नहीं चाहिए होती। यहाँ मालमो में हमारी जो एशियन शॉप है इंडो पार्क, जिसका नाम है, मालमो से देखने वाले लोगों को तो पता है इंडो पार्क बहुत फेमस है। सो जब भी मेरे हस्बैंड जाते हैं तो हमारी यही फरमाइश होती है कि समोसे भी आने चाहिए। उनके पास फ्रेश समोसे होते हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा टेस्टी होता है। अच्छा, मुझे आप लोगों से एक और बात करनी है कि एक कॉमेंट है आप लोगों की तरफ से जो कि मुझे मुसलसल मिलता रहता है, और वो क्वेश्चन ये है कि स्वीडन में क्या इस्लामोफोबिया बहुत ज़्यादा है। आप लोगों को इस चीज़ का रिप्लाई मैं करती रहती हूँ वक्तन फ़वक्तन कमेंट की सूरत में। आई अंडरस्टैंड कि आप लोगों के माइंड में ये क्वेश्चन क्यों आता है, क्योंकि कुरान बर्निंग से रिलेटेड यहाँ पर ऐसे वाक़यात हो चुके हैं, फिर उससे रिलेटेड प्रोटेस्ट भी हो चुके हैं। इसीलिए जब कोई भी फैमिली स्वीडन शिफ्ट होने के बारे में सोचती है तो उसके माइंड में ये वाला क्वेश्चन आना भी एक नेचुरल सी बात है। बस इसीलिए आज मैंने सोचा कि मैं इस चीज़ को कोशिश करती हूँ कि थोड़ा सा बेटर वे में आप लोगों को एक्सप्लेन कर सकूँ और अपना एक्सपीरियंस बता सकूँ। अपना एक्सपीरियंस कहने की जो सबसे बड़ी रीज़न है, मेरे पास एक बहुत वैलिड रीज़न है, क्योंकि मेरे साथ और बल्कि हमारी पूरी फैमिली के साथ एक ऐसा मिसहैप हुआ जिसको शायद मैं दोहराना भी नहीं चाहती। इवन अपने साथ भी शेयर करने से बहुत ज़्यादा डरती हूँ, मैंने कभी नाम भी नहीं लिया। खैर, उस सारे ट्रॉमा में से गुजरने से मुझे ये तो पता चल गया कि स्वीडन में इस्लामोफोबिया है या नहीं, या कितने % है। ऑनेस्टली स्पीकिंग, मेरा दिल करता है कभी कभी कि मैं आप लोगों से वो सारी चीज़ शेयर करूँ, मे बी किसी के काम आए, वो हेल्पफुल हो आप लोगों के लिए, बट उसको एक्सप्लेन करना मेरे लिए मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन भी है। एनीवेज, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर ये है कि सिर्फ स्वीडन के बारे में लोगों के माइंड में क्यों आता है कि यहाँ पर इस्लामोफोबिया होगा। आई नो, कुरान बर्निंग की वजह से। इस चीज़ की इजाज़त स्वीडन क्यों देता है, ये क्वेश्चन तो मुझे सबसे बड़ी सुनने को मिलता है, मेरी फैमिली, मेरे कज़न्स, हर तरफ से। तो बेसिकली क्या है ना कि स्वीडन का जो लॉ है वो फ्रीडम पे बेस्ड है, लिहाजा इस सरगर्मी के भी अमल में आने की सबसे बड़ी वजह आज़ादी राय है। आप बेशक न्यूज़पेपर पढ़ लें, न्यूज़ चैनल्स को देख लें, वहाँ पे हर जगह पे यही मेंशन होता है कि ना ही पुलिस उसे इजाज़त देने के हक़ में होती है और ना ही पॉलिटिकल पार्टीज़, क्योंकि उन सबको अच्छे से अंदाज़ा है कि ऐसा होने से मुल्क में अमन को ख़तरा हो जाता है, सारा नुकसान होता है, तोड़ फोड़ होती है। तो इसमें असल नुकसान तो रियासत को ही होता है। तो फिर इजाज़त देता कौन है भाई? इजाज़त उसे वही कानून देता है जो कि आज़ादी राय का हक़ देता है सब लोगों को। और कुरान बर्निंग के वाक़यात होने के बाद इन लोगों ने इस चीज़ पर भी इवन गौर किया कि आइन में से ये जो रूल है, ये क्लॉ, ये हम हटा देते हैं या इसको चेंज करते हैं, लेकिन वो ऐसा कर नहीं पाए। अब वो उसकी कोई भी मजबूरियाँ रही हों, जाहिर सी बात है कि आइन में से किसी कानून को चेंज करना कोई आसान काम नहीं होता, इसके लिए बहुत सालों का प्रोसेस लगता है। अच्छा, बीच में मैं आप लोगों को ये भी बताना चाहती हूँ कि कुछ लोग ये समझते हैं कि जैसे ये बिल्कुल नेचुरल ब्यूटी है स्वीडन की, ये बहुत जन्नत है ज़मीन पर, लेकिन असल में जन्नत इसे कौन बनाता है? यहाँ के कवानीन, जिसकी हम पहले आज़ादी की बात कर रहे थे। उसी आज़ादी की वजह से बहुत सारे लोग यहाँ पर आज़ादी से घूम फिर सकते हैं, और उन्हीं कवानीन की वजह से यहाँ की खूबसूरती भी कायम है। जहाँ पर कुछ घटिया लोग अच्छे कवानीन को गलत तरीके से इस्तेमाल करने की कोशिश करते हैं ना, उन्हें आज़ादी रास नहीं आती और वो फिर औरों का भी नुकसान करवाते हैं।
देखिए इन्हीं रूल्स की वजह से हर आदमी अपना काम प्रॉपरली करता है। यहाँ पे कुछ दिन ही हुए हैं, कोई 3 से 4 दिन हुए बारिश नहीं हुई और आज जगह जगह पर वैन्स खड़ी थी जो कि पानी दे रही थी दरख्तों को और ये सफाइयाँ कर रहे थे घास का, दरख्तों का, हर चीज़ का मुआयना कर रहे थे, हर चीज़ को ऑब्ज़र्व कर रहे थे कि किस चीज़ की कहाँ पर कमी है। और यही सारे जो रूल्स हैं ना वो यहाँ की खूबसूरती को मज़ीद 4 चाँद लगाते हैं। अच्छा, टॉपिक हमारा मेरे ख़्याल में बहुत ज़्यादा घूम फिर गया है, बल्कि टेढ़ा मेढ़ा ही हो गया। एनीवेज़, जब से मैं इधर आई हूँ सिर्फ मैंने 1 से 2 लोगों से ही सुना है कि ये लोग या आते जाते उन्हें थोड़ी सी ट्रबल हुई, जैसे कोई स्वेंस्क बूढ़ी औरत हो या बूढ़ा आदमी हो, उन्होंने इनको मुसलमान होने की वजह से जगह ना दी हो। बट अगर मैं अपनी बात करूँ तो भाई मुझे आज तक कुछ भी ऐसी चीज़ फेस नहीं करनी पड़ी, चाहे मैं स्कूल में गई हूँ, चाहे मेरे ताल्लुक़ किसी भी सूरत में किसी स्वीडिश आदमी से पड़ा हो, तो मुझे आज तक ऐसा कुछ भी फेस नहीं करना पड़ा। इवन मेरी बिल्डिंग में बहुत सारे बाबे बाबियाँ रहते हैं और वो सब स्वीडिश हैं, और जब मैं नीचे जाती हूँ ना तो यकीन करें वो मुझे ऐसे मिलते हैं जैसे वो मेरी फैमिली हों। हालांकि उनका और मेरा क्या ताल्लुक़ है, सिर्फ़ और सिर्फ हेलो हाय। अच्छा, आप यकीन नहीं करेंगे, जब मैं नीचे जाती हूँ तो मेरा मतलब उनके पास से तो गुज़र नहीं होता क्योंकि वो लोग एक साइड पे बैठ के धूप लगवा रहे होते हैं, बट वो मुझे वहीं से ही सारे मतलब वो कोई 10-12 लोगों का ग्रुप बैठता है नीचे, और वो सब के सब जो है ना अपने दोनों बाजू आसमान की तरफ करके और बाय बाय करेंगे और बहुत अच्छे से हेलो हाय करते हैं। फैमिली की यकीन करें जैसे एक बार वो कमी मिटा देते हैं, वो ऐसे मिलते हैं। अगर मैं अपने ओवरऑल एक्सपीरियंस की बात करूँ तो मेरा बहुत ही अच्छा रहा है स्वीडिश लोगों के साथ, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है, चाहे वो मेरे बच्चों के टीचर्स हों चाहे मेरे टीचर्स हों। मुझे कभी भी डिस्क्रिमिनेशन का सामना नहीं करना पड़ा स्वीडन में। देखिए, मैं यहाँ पर एक और बात भी ज़रूर कहना चाहती हूँ आप लोगों से कि अच्छे और बुरे लोग हर जगह पर मौजूद होते हैं। अगर हम अपने मुल्क की बात कर लें, अपने मज़हब की बात कर लें, इवन अपने फैमिली में भी बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो आपको पसंद नहीं करते हैं। तो मेरे ख़्याल में ऐसा कहना बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं होती कि जब 1-2 लोग बुरा कर रहे हैं तो हम पूरी उसी कम्युनिटी को बुरा कहें। मतलब मुसलमानों के साथ भी ऐसा बहुत दफ़ा होता है कि कुछ लोग बुरा करते हैं और सारे मुसलमानों को सुनने को मिलता है। ये ऐसा होता है, बट ये गलत होता है। इस तरह से अगर 1-2 पाकिस्तानी गलत हरकत करेंगे तो सारे पाकिस्तानी बदनाम हो जाते हैं, लेकिन इसमें हकीकत नहीं होती। इसी तरह से अगर 1-2 स्वीडिश बुरा करते हैं, किसी के साथ मिसबिहेव कर गए हैं, तो उसकी वजह से हम सबको बुरा नहीं कह सकते। कल्चरल डिफरेंस की वजह से बहुत सारे मसले मसाइल पैदा हो जाते हैं जिनको सम टाइम हम किसी और चीज़ का नाम दे देते हैं। एनीवेज, एट द एंड मैं यही कहूँगी कि जो लोग स्वीडन आने का प्लान कर रहे हैं वो बेशक आ सकते हैं। इन चीज़ों से यहाँ पर ना घबराएं क्योंकि यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है। और यहाँ पर साथ साथ मेरी चना चाट भी रेडी हो गई है। आलू वगैरह मैंने बॉयल नहीं किए थे क्योंकि समोसे में बहुत ज़्यादा आलू वगैरह थे, तो जी चस्के तो हमने लगाने, लेकिन थोड़े से स्मार्ट वे में। ये समोसे भी काफ़ी ज़्यादा खस्ताहाली का शिकार हैं क्योंकि ईमान इनके अंदर का जो बैटर होता है वो नहीं खाती है, दड़ा मिर्च होने की वजह से उसे काफ़ी ज़्यादा स्पाइसी लगते हैं, तो इसीलिए वो सिर्फ इनका जो साइड पे क्रिस्प होता है ना वो खा लेती है। और फिर माओ का ये रिकॉर्ड तो कोई भी नहीं ब्रेक कर सकता क्योंकि उन्होंने बेचारियों ने बच्चों का बचा हुआ खाना तो ज़रूर खाना होता है। मैंने तो बाहर से आने के बाद अपनी चाट खूब मज़े से इंजॉय करके खाई और साथ साथ ड्रामा देखा जाने जहाँ की एपिसोड आई हुई थी। अब देखें बेचारे शहराम के साथ क्या होता है। खैर जी, यहाँ पर हो रही है डिनर की प्रिपरेशंस और वो हो रहा है विंग्स के ऊपर मैंने लगाया था टिक्का मसाला, थोड़ा सा बिल्कुल डाला था, साथ योगर्ट डाल दिया था, दैट्स इट। क्योंकि मैं ज़्यादा स्पाइसेस ऐड नहीं करती हूँ ईमान के खाने में, वो बहुत लाइट से स्पाइसेस खाती है और वो भी उसने अब आके स्टार्ट किए हैं। उससे पहले तो वो बिल्कुल फीका खाना खाया करती थी। वैसे तो हमारे इस वीकेंड के काफ़ी ज़्यादा प्लान्स थे घूमने फिरने के, लेकिन ईमान की वजह से वो सारे डिस्टर्ब हो गए क्योंकि उसकी तबीयत ठीक नहीं थी और हम उसे अभी ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं करना चाहते क्योंकि अभी छुट्टियां भी नहीं हुई ना स्कूल से। तो बस मैंने यहाँ पर विंग्स के अंदर थोड़े से ये आलू भी डाल दिए, इसकी वजह से फिर स्पाइसेस बड़े बैलेंस्ड हो जाते हैं। और वैसे भी वही यहाँ पर हर चीज़ में आलू तो ज़रूर चलते हैं। स्वीडन और डेनमार्क वालों को पता है कि यहाँ पर आलू कितने शौक से खाए जाते हैं। अच्छा, जब से ये मैंने घर रहना स्टार्ट किया ना तो फैमिली की कुछ ज़्यादा ही फरमाइशें आ जाती हैं कि अब ये बना दो वो बना दो। खैर मैं भी इतनी अच्छी नहीं हूँ कि बना के दूँ हर चीज़, बट फिर भी कुछ ना कुछ तो करके देना पड़ता है। खैर ये तो था मजाक, लेकिन हाँ बच्चों के चस्के वाकई थोड़े से ज़्यादा हो जाते हैं। जब मैं बिज़ी होती थी ना तो ये लोग भी मुझे ज़्यादा फरमाइशें नहीं करते थे और वीकेंड में ही मैं इनकी पूरी करती थी। लेकिन आजकल इनको पता है कि मम्मा घर में है तो बस भाई फिर क्या है, मम्मा से पूरे फ़ायदे उठा लो, जितना काम करवा सकते हो करवा लो, क्योंकि ये मौका फिर बार बार तो नहीं हाथ आना।
बस तो यहाँ पर डिनर वगैरह करने के बाद मैं थोड़ा नीचे चली गई थी और यहाँ पर ये जो आप देख रहे हैं ना, एक ट्रक सा है, ये एवरी 3rd मंथ आता है और इसके अंदर आप जितना भी अपना टूटा हुआ फर्नीचर है, जितना आप सामान फेंकना चाहते हैं ना, वो सारा आप इसमें डाल देते हैं। अच्छा, ये 1.5 से 2 दिन खड़ा रहता है, उसके बाद इसको उठा के ले जाया जाता है, क्योंकि जो आप ये वाला हाउस होल्ड होता है ना टूटा हुआ, ये आप नॉर्मल कूड़े वाले रूम में नहीं डाल सकते, आपको लाजमी इसी का ही वेट करना पड़ता है, क्योंकि भाई यहाँ पर जगह जगह पे कैमरा सिस्टम है। अगर आप कूड़ा भी गलत फेंकेंगे तो आपको फ़ाइन आ जाता है और अच्छा भला बड़ा फ़ाइन होता है। आपकी बेहतरी और इज़्ज़त दोनों इसी सूरत में ही है कि आप इंसान बन के रहें और रूल्स को फॉलो करें। तो खैर जी, ये था आज का व्लॉग। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन अल्लाह हाफ़िज़ जी, बाय बाय।